हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र नाथ संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में संपूर्ण मौलिक अधिकार को जाना था और यदि आपने मौलिक अधिकार से संबंधित मेरे वीडियो को नहीं देखा है या दोबारा देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाकर उसे दोबारा देख सकते हैं। और आज की इस कड़ी में हम संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP अनुच्छेद 36 से 51 को जानेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी प्रश्न पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपको वीडियो से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिल जाएंगी। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। इसकी धारणा आयरलैंड से ली गई है और इसके साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिए गए निर्देशों के दस्तावेजों पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है। और DPSP का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। और कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्ग विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण का कार्य करती है। अनुच्छेद 36 जिसपे राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 के ही अनुसार है। इसमें केंद्र की अपनी सरकार और संसद होगी, राज्य यानी कि प्रांत की सरकार और विधानमंडल होगी और सभी स्थानीय संस्थाएं या प्राधिकारी इसमें न्यायपालिका, पंचायतें, जिला बोर्ड होंगे और अन्य प्राधिकारी जिसमें ONGC, गेल, मेल इत्यादि को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 जिसमें इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होने का प्रावधान किया गया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत होने का मतलब आदर्शवाद है, क्योंकि विधि या कानून बनाने के समय इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और लेकिन ये अपरिवर्तनीय है, यानी कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म यही है कि यदि राज्य इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हम किसी भी न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं इनको लागू कराने के लिए कि राज्य ऐसा इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। और इसीलिए इन DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अवाध योग अधिकार कहते हैं। फिर हम अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। इसमें लोक कल्याण की बात कही गई है। अनुच्छेद 38 का क्लॉज फर्स्ट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 आय की असमानता और जीवन स्तर की असमानता को कम करने का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 जो राज्य को ये निर्देश देता है कि वो नीति संचालित कैसे करे, तो अनुच्छेद 39 का क्लॉज A स्त्री और पुरुषों को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 का B देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करने का निर्देश देता है, यानी कि स्वामित्व न हो किसी भी संसाधन पे और संसाधन तक पहुंच को सुलभ हो सबकी। फिर अनुच्छेद 39 का C उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करने का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 39 का क्लॉज D स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने का प्रावधान करता है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह वाद में समाजवाद के अनुरूप माना गया था। और अनुच्छेद 14, 16 और अनुच्छेद 39 का D समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान को स्पष्ट किया गया था। अनुच्छेद 39 का क्लॉज E नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का निर्देश देता है। फिर
अनुच्छेद 39 का क्लॉज F बचपन और यौवन को शोषण से बचाने का निर्देश देता है और जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, जिसमें यानी जैसे कि नागसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। अब अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत के गठन एवं सशक्तिकरण का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 41 रोजगार का अधिकार और बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता में संरक्षण या सहायता देने का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 42 जिसमें कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का निर्देश दिया गया है, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में मातृत्व अवकाश अधिनियम, जिसके तहत सरकारी एवं निजी संस्थान या प्रतिष्ठानों में गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सवेतन 26 सप्ताह का अवकाश प्राप्त होगा और प्रावधान केवल 2 बच्चों पर ही लागू होगा और 2 से अधिक बच्चे होने पर 12 सप्ताह का अवकाश रहेगा। फिर अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों के विकास का निर्देश देता है। फिर अनुच्छेद 43 का A जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ये निर्देश दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना है। फिर अनुच्छेद 43 का B 57वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें सहकारी संस्थाओं की उन्नति करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। सभी यानी कि सभी धर्म के लिए एक ही कानून जो तार्किक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है और उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं विवाह, संपत्ति और दत्तक ग्रहण संबंधित जो कानून होते हैं। फिर अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करने का निर्देश देता है। मूल संविधान में ये 14 वर्ष था, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा परिवर्तन किया गया था। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का प्रावधान करता है और साथ ही सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा का प्रावधान भी किया गया है। फिर अनुच्छेद 47 पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना एवं शराब और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और उदाहरण के रूप में बिहार में शराबबंदी इसी के आधार पर की गई है। फिर अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का विकास तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर निषेध का प्रावधान करता है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी वाद में अनुच्छेद 48 के तहत पशुओं के वध पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में व्यवसाय के बुनियादी स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध नहीं माना है और साथ ही बकरीद पर गौवध को अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं माना है और न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब तक पशु प्रजनन योग्य, दुधारू और भारवाही है तो तब तक उसका वध नहीं किया जाएगा। उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये तार्किक एवं उचित है। अनुच्छेद 48A जिसे 22वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा DPSP में जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश दिया गया है और जिसके तहत कानून भी बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसी के तहत बनाए गए हैं। फिर अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय मार्ग के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है, जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट, इनका संरक्षण इसी के आधार पर किया जाता है। फिर अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। फिर अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है और भारतीय विदेश नीति का यह आधार भी है। आइए अब एक नजर में हम ये जान लेते हैं कि बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A, 43A, 48A और अनुच्छेद 39 का क्लॉज F जोड़ा गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 को जोड़ा गया था। फिर 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43B को जोड़ा गया था। आइए अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विचारधारा को भी जान लेते हैं। तो समाजवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद 39 का क्लॉज B, 39 का क्लॉज C और 43A है। वही गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 है। फिर उदारवादी यानी कि बौद्धिक या आधुनिक पश्चिम या यूरोप की विचारधारा से प्रभावित अनुच्छेद में अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 42 आते हैं। निर्देशक तत्वों से संबंधित कथन को जानते हैं। तो केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे। वो कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। श्री नसरुद्दीन ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। ये कहते हैं कि डीपीएसपी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं कहते हैं। फिर आयुर्वैज्ञानिक डीपीएसपी को पवित्र इच्छाएं कहा है और डीपीएसपी में फेबियन समाजवाद की झलक मिलती है और फेबियन समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है और ब्रिटेन के फेबियन सोसाइटी से निकला है। डॉक्टर अंबेडकर डीपीएसपी से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी ऐसा कहते हैं। के.एम. पार्लेकर डीपीएसपी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए जरूरी है ऐसा कहते हैं। ग्रेविट ऑस्टिन डीपीएसपी सामाजिक क्रांति लाने में सहायक होंगे ऐसा कहते हैं। आइए अब डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना को भी जान लेते हैं। तो पहला, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है यानी कि इनको लागू नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा, भारत का संविधान विस्तार पूर्वक डीपीएसपी का वर्णन करता है लेकिन उन्हें व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा इसका साधन नहीं बताता है। डीपीएसपी व्यवहार में विधायिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का कारण बन गए हैं और भूमंडलीकरण के दौर में कुछ डीपीएसपी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं जैसे कि मद्य निषेध। फिर कुछ निर्देशक तत्व मतलब आजादी के 7 दशकों के बाद भी लागू नहीं हो पाए हैं जैसे कि अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता और समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू नहीं हो पाई है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, जहां पे सभी धर्म के लिए एक कानून है। निर्देशक तत्वों के महत्व, तो डीपीएसपी भारत में सरकार की अधिकांश कल्याणकारी कार्यक्रमों का आधार है। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक होते हैं। डीपीएसपी अतिवादी नीतियों से देश की रक्षा करते हैं और इसके कारण सरकार बदल जाने पर भी नीति में एक रूपता कायम हो रहती है और डीपीएसपी सरकार के मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करते हैं और डीपीएसपी में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। आइए हम मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व के मध्य अंतर को भी जान लेते हैं और इसके साथ ही इनके मध्य संबंध को भी जानेंगे। तो मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच अंतर को जानते हैं। तो मौलिक अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है
वहीं निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, वहीं डीपीएसपी निर्देशक तत्व आपका अपरिवर्तनीय है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पर सीमाएं हैं, जबकि डीपीएसपी पर सीमाएं नहीं है। मौलिक अधिकार का निलंबन विशेष परिस्थिति में होता है, जबकि आपका डीपीएसपी जब तक इन्हें लागू ना किया जाए तब तक ये स्वतः निलंबित हैं। लेकिन मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार प्रधानता राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही व्यक्ति के अधिकारी हैं, लेकिन इनमें केवल अवस्था का अंतर है। आपका फंडामेंटल राइट वे अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हो चुके हैं, जबकि डीपीएसपी वे अधिकार हैं जो हमें भविष्य में प्राप्त होगा। फिर फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार प्रधानता व्यक्ति के हितों को बढ़ावा देता है, जबकि निर्देशक तत्व सामूहिक हितों को आगे बढ़ाते हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है और भारत में संसद और न्यायपालिका की सक्रियता के कारण मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। आइए अब मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व में किसे वरीयता है इसको जानते हैं। तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1950 के विवाद में मौलिक अधिकार को डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व पर वरीयता दी गई। फिर केरल शिक्षा विधेयक 1957 में दोनों पूरक है रचनात्मक समायोजन का सिद्धांत आया और फिर इसके बाद 25वां संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 31C आया और इसमें कहा गया कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और अनुच्छेद 39 का क्लॉज सी के डीपीएसपी पर लागू करता है तो उसे न्यायालय इस आधार पर अवैध घोषित नहीं करेगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। फिर केशवानंद भारती वाद 1973 में आया, जिसमें 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और न्यायालय के अनुसार 31C को सही ठहराया और अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और 39 का क्लॉज सी को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई और अनुच्छेद 14, 19, 31 एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में सभी डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। फिर मिनर्वा मिल्स वाद आया 1980 में, जिसमें न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के सभी डीपीएसपी वाले इस हिस्से को रद्द कर दिया गया और अतः वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकार और राजकीय नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं और अनुच्छेद 39 का क्लॉज बी और 39 का क्लॉज सी को जो डीपीएसपी को अनुच्छेद 14, 19 मौलिक अधिकार पर वरीयता है और मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है मिनर्वा मिल्स वाद के अनुसार। तो ये था डीपीएसपी यानी कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व से संबंधित वीडियो, जिसका उपयोग राज्य कानून या विधि बनाने के लिए करता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।